जो सवाल है मेरा वो ये है कि क्या ये चीज एक्सरसाइज के साथ, प्रैक्टिस के साथ, क्या ये इंप्रूव होती है या इतना ही बड़ा चैलेंज रहता है ये? अपने फोकस को कंट्रोल करना, डज इट गेट easier with इजियर विद time? टाइम? I think it definitely does get easier. How it देखिए प्रॉब्लम इंटेंसिटी की भी पैदा हो जाती है। ज़ाहिर है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो रेगुलरली हम फेस कर रहे होते हैं, उनके बारे में तो इट बिकम्स वेरी ईज़ी। हम जिन चीज़ों के बारे में अचानक आ जाती हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ होती है, बड़ी इंटेंस चीज़ होती है, उस चीज़ के बारे में थोड़ी मुश्किल होती है। लेकिन डेफ़िनिटली प्रैक्टिस से मेरा अपना तजुर्बा भी ये है, जिन लोगों के साथ मैं काम करता हूँ, उन्होंने भी जब इस पे वर्किंग की है जिन लोगों ने, वो ये बताते हैं कि उनका तजुर्बा भी ये है कि इट डज़ हेल्प। मैंने लोगों पे अपने असरात भी देखे हैं। Yani what I have seen is that they do change, and I have seen very encouraging results in that. We can change that. It takes a lot of hard work, and every elevation takes a lot of hard work. बस ये है जो चीज़ आपको ज़हन में रखनी है। एलिवेशन में से कोई भी एस्पेक्ट ऐसा नहीं है जो आसान होगा। ये आपके लिए ये एक जोखिम जान जोखिम का काम है, जो आपको इस ज़िंदगी में मौका मिला हुआ है। इसके बाद जो उसके असरात और उसके समरात हैं, वो इंशाल्लाह दे विल मेक इट वर्थ इट। इंशाल्लाह इसकी फ़िक्र ना करें। बिकॉज़ आप इंशाल्लाह। इसके ऊपर ना करें फ़ोकस। चलें, यानी बात ये है कि नहीं कोशिश करनी तो कोई बात नहीं, हम किसी पर ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते। जिस चीज़ पर आपका फ़ोकस है, आप फिर भी बदल नहीं सकेंगे। यानी वो भी कभी आपकी ख़्वाहिश से कभी उसके मुताबिक हो जाएगा, कभी उसके खिलाफ होगा। लेकिन अगेन डोंट बी सो डिपेंडेंट ऑन द एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस। ज़िंदगी में खुशी मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर डिटेल से बात करूँगा आइंदा, कि जो हैप्पीनेस और सेरेनिटी है, वो हम किस तरह पा सकते हैं ज़िंदगी में। यानी दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट थिंग दैट वी वुड लाइक टू ट्राई फॉर, बिकॉज़ एक्सेप्ट कर लेना कि ये ज़िंदगी एक आज़माइश है। ये दुनिया ने आज़माइश ही रहना है और आज़माइश ही ख़त्म होना है। और ये एक्सेप्ट कर लेना कि इसके फ़ौरन बाद जब ये यहाँ पे मेरी आँख बंद होती है, तो मेरी आँखें जिधर खुलेंगी, वहाँ पर असल में नताइज शुरू होंगे। और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला मेरी कोशिश, मेरी मेरी एफ़र्ट्स कबूल फ़रमाएगा और उनको बरकत देगा। जब ये सिचुएशन हो जाती है, तो इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ होप टू गो थ्रू दीज़ पेन्स दैट समटाइम्स वी हैव टू। और इससे अगला इंशाल्लाह। टॉपिक एक और बड़ा इम्पोर्टेंट आ रहा है जी, मैं उसको भी चाहता हूँ कि जस्ट जस्ट टू टू कीप दैट इन माइंड। मेरा ख़्याल है कि ये इसमें बहुत सारी चीज़ें हमारी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड भी होती हैं। दीज़ आर द स्किल्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। वो जो है जो मैं आगे आपके साथ अब बात करूँगा इंशाल्लाह अगले कुछ सेशंस में, दैट इज़ गोइंग टू बी अबाउट आवर कंस्ट्रक्शंस। हम किस तरह से चीज़ों को इंटरप्रेट कर रहे हैं, किस तरह से उनको देख रहे हैं, उनके ऊपर काफ़ी तफ़सील से बात करेंगे इंशाल्लाह। इस पे एक और इंटरेस्टिंग कमेंट ये कि एक दोस्त से जिक्र हो रहा था, एंड ही, आई थिंक इन माय ओपिनियन, बहुत फोकस्ड आदमी और बड़ी कंसिस्टेंसी के साथ वो अपना फोकस मेंटेन करता है। तो उससे पूछा मैंने कि क्या करते हो? तो उसने मुझे एक बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल दी, लेकिन बड़ी अच्छी लगी मुझे। उसने कहा जिस तरह शावर रोज करना पड़ता है, इस तरह फोकस भी रोज करना पड़ता है। सो दैट वाज, आई फाउंड इट इंटरेस्टिंग कि सिंपल, बहुत सिंपल सी बात है लेकिन बहुत यूजफुल बात है। बहुत इम्पोर्टेंट बात है और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये कि शावर तो चलिए आप दिन में 1 दफ़ा करके फारिग हो जाते हैं। फ़ोकस आपको शायद रह के दिन में कई दफ़ा करना पड़ता है। रीफ़ोकस, ठीक है ये बात। बट इट बिकम्स ईज़ियर और आई एम श्योर इट बिकम्स ईज़ियर। इट्स अबाउट योर मेंटल हैबिट्स। हमारी माइंड की हैबिट्स है ये। आई थिंक हैबिट, दैट्स द मैजिक वर्ड। लाइक एवरी अदर हैबिट, ये भी वक्त के साथ ही होगी, और ये नहीं कि एक दफा होगी मास्टरी तो बस अब हो गई। इट्स अ लाइफ लॉन्ग वो एक्सरसाइज। प्रैक्टिस छोड़ेंगे, वो पीछे जाना शुरू हो जाएँगे। आप यू हैव टू देखिए ये जो अभी मैंने आपको बताया है, सर्कल बनाएँ, फिर उसके बाद दूसरा सर्कल बनाएँ, ये करें, एक्चुअली करें। डोंट इसको मज़ाक ना समझें, ये करें, ठीक है? ये जो आपका करना है, ये असल में एक स्किल है। ये स्किल आपकी दिमाग की फ़ोकस डेवलप करने की हैबिट बनाएगी। यानी इस स्किल की प्रैक्टिस हैबिट बनाएगी। बार-बार इसका करना हैबिट बनाएगा। इसके बाद आपको ये करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। यानी मैं आपको आइंदा जो मैंने बताया था कि मसलन कन्वर्सेशन की स्किल्स में मैं आपको पर्टिकुलर प्रोटोटाइप क्वेश्चंस दे दूँगा। आप ये करें। जब आप बात करने लगें, उनको ज़रूर देखें।
क्या मैं इस तरह बात कर रहा हूँ? क्या मैंने आज इस तरह बात की है? ये आप रेफ़र बैक करें। ये जो मैं आपके साथ एक आखिरी हमारा टॉपिक के सिलसिले में जो आप इंट्रोड्यूस कराए थे, वो ये था ना कि हम अपनी सुपरफिशियल नॉलेज को इंटरनलाइज़ कैसे करते हैं, ये उसका हिस्सा है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस उसको इंटरनलाइज़ करने में मदद देती है। इंटीग्रेट भी करती है और फिर इंटरनलाइज़ भी करती है। कि मैं इंशाल्लाह इसको ज़्यादा अच्छी तरह से कैटेगराइज़ करके आपको उस टॉपिक में बताऊँगा, अल्लाह ने चाहा तो। सेशन। राफिया, आप अनम्यूट कर लीजिए। कंट्रोल और कंसर्न का कंसर्न तो ऑफ कोर्स है बहुत कि सर्जरी हो गई है, आई हैव टू स्टार्ट वॉकिंग अगेन। तो वो जब कंसर्न होता है तो उसमें फिर देन आई हैव टू स्टार्ट फोकसिंग ऑन द कंट्रोल, कि करना क्या है। अगर सिर्फ कंसर्न पे रह जाती हूँ तो फिर देन व्हाट आई फाइंड इज दैट आई एम डूइंग नथिंग। तो कंट्रोल भी नहीं है और कोई प्रोग्रेस भी नहीं है। तो इसमें is there any way that I can sort of constantly remind myself that okay, concern is I have to start getting better at walking, and control is to do the things the doctor has told me strictly to do to improve my situation, my health, my leg. इसमें ज़रा सा अगर कुछ गाइडेंस दे सकें, because sometimes I just sort of miss out and get depressed and say कि छोड़ नहीं होता। तो हुँ। इसमें कंट्रोल किस तरह मेंटेन करती रहूं? बाय रिमाइंडिंग योरसेल्फ। ये जो आपने बताया है कि हाउ टू रिमाइंड योरसेल्फ, रिमाइंडिंग योरसेल्फ टू रिमाइंड योरसेल्फ, राइट? कीप डूइंग दिस। दिस इज़ द फॉलो अप। यू विल कीप फॉरगेटिंग, यू विल कीप मेकिंग मिस्टेक्स। जैसे ही याद आए, जैसे ही अवेयरनेस पैदा हो, वापस मुड़ जाएँ। अपने आस-पास जो लोग हैं, अपने आस-पास की जो कंपनी है, उनसे ये कह दें कि मैं आइंदा अगर इस तरह की कोई बात करूँ, तो मुझे आप रोक दें। मैंने अगर ये बात की है कि मेरे से ये नहीं हैंडल होता, तो आप मुझे कहें कि नहीं, हैंडल तो करना है। इसमें किसी किस्म का कोई लिहाज़ ना करें। ये करना शुरू कर दें। एंड रिमाइंड योरसेल्फ दैट दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू। इट इज़ नॉट अबाउट व्हेनेवर यू आर फोकस्ड ऑन द रिजल्ट्स, इट इज़ योर कंसर्न। रिजल्ट्स आर आवर कंसर्न। द प्रोसेस इज़ आवर कंट्रोल। आपने ज़िंदगी को अगर प्रोसेस के अंदर रह के गुज़ारना है, मुझे ये करना है, मुझे ये रोज़ करना है, मुझे ये देखना है, मुझे इस चीज़ पर फ़ोकस, मेरा दिमाग इस वक़्त परेशानियों में इन्वॉल्व हो गया है, मुझे उसको वापस लाना है। जैसे ही आप इसको रिमाइंड करने लग पड़ेंगे, ये वो इंटरनलाइज़ेशन का प्रोसेस है। यानी आपको इल्म मिल गया, आपको मालूमात मिल गई कि ये हमें करना है। अब अगला स्टेप ये है कि इस मालूमात को अपनी ज़ात का हिस्सा बनाना है। वो जो ज़ात का हिस्सा बनाना है, वो असल में प्रैक्टिस से होगा, फ़ॉलो अप से होगा। आपको बार-बार अपनी ज़िंदगी में फ़ॉलो अप करना है। मैं लोगों से ये कहता हूँ कि असल में हमारी जो बेहतरी आती है, वो इट इज़ नॉट थ्रू रेज़ोल्यूशंस कि जो हम पास करते हैं, न्यू ईयर पे ये रेज़ोल्यूशन के, इट इज़ थ्रू फॉलिंग अगेन एंड अगेन एंड देन गेटिंग अप एंड देन डूइंग, rejuvenating that, or reviving that, रेज़ोल्यूशन दैट वी मेड। तो आपने जो रेज़ोल्यूशन बनाई है, उसके ऊपर फिर से आप स्टिक करें, गिरेंगे फिर खड़े हो जाएँ, कि नहीं ये करना है। और ये आहिस्ता और ये करते रहें, और इसको इस मतलब आप यूँ सोच के करें कि मैंने ये सारी ज़िंदगी करना है। आप ये देखेंगे कि विदिन डेज़ ये ठीक होना शुरू हो जाएगा, बेहतर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये लेकिन मुझे करेंगे कि ये 3 दिन से कर रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ, छोड़ना है तो छोड़ दें, कोई नहीं, फ़र्क नहीं अब पड़ता। ये फिलहाल तो ये है कि अभी वॉकर के साथ इतना वेट डाल के चलना है। और फिर कभी-कभी होता है कि भई नहीं होता, नहीं मैं नहीं, छोड़ दो, नहीं होता, लेट जाती, नहीं कर सकती। फिर कंट्रोल का कंसर्न आता है, बट डॉक्टर ने कहा दिस इज़ द ओनली वे यू विल गेट बेटर। तो राइट। फिर कंट्रोल अपने दिमाग में लाती हूँ कि नहीं, करना ही करना है, हिम्मत करनी है, करना ही है। तो वो एक वही मैं कह रही थी को एक रिमाइंडर जैसे अपने आप को देना पड़ता रहता है। नहीं, वो रिमाइंडर होता रहेगा, ये आपको मिल भी रहा है। ये जो अभी आपने ये जो बताया है कि हौसला हार जाती हूँ, फिर अपने आप को कहती हूँ, यही है वो चीज़, यही वो प्रोसेस है, इसी के थ्रू गुज़रना है। अपने आप के अपने ऊपर थोड़ा-सा रहम करें, यानी आपसे गलतियाँ होनी हैं, इस मामले में बिल्कुल रहम ना करें कि जिस वक़्त ये ख़्याल आए कि गलती हो गई है तो उसको ठीक करना है, बिल्कुल रहम ना करें।
लेकिन गलतियाँ होनी हैं, इस मामले में रहम करें। ये दोनों चीज़ों को जी, बस अलग-अलग रखें। जी, चलते रहना है, अगर गिरना भी है, फिर हिम्मत करके फिर चलते रहना। जी, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। दुआ प्लीज़ करें कि जल्दी-जल्दी इंशाअल्लाह सब कुछ हो जाए इंशाअल्लाह, मेरे से, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। शुक्रिया बहुत-बहुत। थैंक शुक्रिया। यू। आसिफ, आप अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। मोइज़ साहब, बड़े इत्तेफ़ाक की बात है कि अभी सेशन शुरू होने से पहले जब मैं उन सवालात को रिव्यू कर रहा था, अ, तो सेरेनिटी प्रेयर मेरे ज़हन में आई और उसको मैंने नोट करके रख लिया कि क्योंकि ये बहुत रेलेवेंट चीज़ है तो हम इस पे बात करेंगे। तो वो मेरे साथ लिखी हुई मौजूद है। इसमें मेरा ख़्याल है इस सेरेनिटी प्रेयर में जो पहला पार्ट है, अ, सेरेनिटी और करेज का पार्ट है, शायद वो इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन जो लास्ट पार्ट है ना, द विज़डम टू नो द डिफरेंस, ये मुश्किल पार्ट लग रहा है मुझे। क्योंकि हम अ, ज़ाती तौर पे भी और कई दफ़ा कलेक्टिवली बहुत सब्जेक्टिव होते हैं सिचुएशंस को इवैल्यूएट करने में कि क्या मैं ये कंट्रोल कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। और समटाइम्स हमारी अपनी फीलिंग्स उस वक़्त इस तरह से होती हैं कि हम अगर एम्पावर्ड फ़ील कर रहे हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ों में ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि यस मैं कर सकता हूँ इसको। मेरे पास क कंट्रोल है इसको चेंज करने का। और समटाइम्स अगर हम एम्पावर्ड फ़ील नहीं कर रहे, तो हम बहुत सारे काम जो हम अदरवाइज़ कर सकते हैं, तो हम ये सोच रहे होते हैं कि नहीं ये मुझसे नहीं होगा। और अभी आपने जो 2 सर्कल्स ड्रॉ करके समझाने की कोशिश की हमें कि किस तरह से आउटर सर्कल में अगर हम ज़िंदगी गुज़ार रहे होंगे, तो हमारा इनर सर्कल जो है, सर्कल ऑफ कंट्रोल, वो श्रिंक हो रहा होगा। और अगर हम उससे निकल के सर्कल ऑफ कंट्रोल में रहना शुरू कर देंगे, कोशिश शुरू कर देंगे, तो हम एक्चुअली उसको एक्सपैंड कर रहे होंगे। तो मेबी आप हमें ये भी बताइए कि विज़डम टू नो द डिफरेंस। ये मुझे कहना था। बिल्कुल ठीक है जी। तो ये देखिए जो चीज़ इम्पोर्टेंट है, वो तो ये है कि कुछ चीज़ें हैं जो मेरे बराह रास्त कंट्रोल में हैं। यानी मिसाल के तौर पर आपको आपकी आपकी इमोशंस, आपकी थॉट्स, आपकी फीलिंग्स, ये सब कुछ आपके डायरेक्ट कंट्रोल में है। ये तो है ही आपका। ये आपने करना है, इसको आपने अपने अपने कंट्रोल में करना है अगर इस वक़्त नहीं है। जो चीज़ें आपकी मिसाल के तौर पर दूसरे लोगों से रिलेटेड हैं, उसमें आपकी कुछ इन्फ्लुएंसेस हैं और कुछ इन्फ्लुएंसेस भी नहीं हैं। As soon as you start looking at things कि लोगों की तरफ से इम्प्रूवमेंट आए या दूसरों की तरफ से इम्प्रूवमेंट आए, तो असल में यू आर लुकिंग एट योर सर्कल ऑफ कंसर्न्स। ठीक है जी। यू हैव टू गेट इट बैक। मैंने क्या करना है। और ये जो विज़डम है, ये असल में इसलिए कई दफ़ा नहीं पैदा होती, कई दफ़ा क्योंकि हमें लगता है कि जिन चीज़ों को हम सारी ज़िंदगी कंट्रोल करते रहे हैं, मिसाल के तौर पर औलाद है, वो जिस वक़्त अपने पैरों पे खड़ी हो जाती है और फिर हमारे साथ इख्तिलाफ़ करना लग पड़ती है, तो हमें लगता है कि नहीं इसको तो मैं थोड़ा-सा ज़ोर-ज़बरदस्ती करके कंट्रोल कर ही लूँगा। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले भी कंट्रोल नहीं किया हुआ था, पहले भी आपने सिर्फ़ उनके एक्शंस को कंट्रोल किया हुआ था। इसलिए क्योंकि वो उस वक़्त छोटे थे, वो आपके सामने वो एक्शंस कर नहीं सकते थे। अपनी सोच तो उनकी कंट्रोल आप पे कंट्रोल में कभी भी नहीं आ सकी थी। तो दिस इज़ व्हाट वी नीड टू रिकॉग्नाइज़। मेरा दायरा असल में मैं हूँ, मैं। और फिर अपने ताल्लुकात के ज़रिए से कुछ इन्फ्लुएंसेस हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आई हैव टू मेक डू विद दिस सर्कल एक्चुअली। वो इन्फ्लुएंसेस बढ़ने शुरू हो जाते हैं। असल में वो जो मैंने आपसे कहा ना कि वो सर्कल ऑफ कंट्रोल बढ़ना शुरू हो जाता है, तो असल में सर्कल ऑफ कंट्रोल कैसे बढ़ना शुरू होता है? आप जब उसको यूज़ करते हैं तो आपके इन्फ्लुएंस बढ़ने शुरू हो जाते हैं, वो बेहतर होने शुरू हो जाते हैं। इसमें इफ आई ऐड वन कमेंट ओनली, मे बी इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस, एट टाइम्स ये बड़ा ऑब्वियस होता है कि मेरे कि ये विजडम बड़ा ऑब्वियस होता है कि क्या चीज मेरे कंट्रोल में है क्या नहीं है, लेकिन वो जो सिचुएशन होती है वो मुझे पसंद नहीं आ रही होती, वो मेरे लिए उसी को एक्सेप्ट करना और पसंद नहीं आ रहा। वही तो सेरेनिटी है, वो सेरेनिटी है। यानी वो जो एक्सेप्टेंस एग्जैक्टली।
एक्सेप्टेंस नहीं पैदा हो रही होती, या मैं चाह नहीं रहा होता, या मुझे पसंद नहीं आ रहा होता, राइट? इसकी वजह ये कि मैं ये चाहता हूँ कि चीज़ें मेरे कंट्रोल में रहें। ये देखिए, ये है जो मैं आपको बताऊँ, मेरी जो अक्सर लोगों से बातचीत होती है, अक्सर लोगों से, उसमें जो परेशानी होती है लोगों को, वो ये होती है कि चीज़ें कंट्रोल में नहीं है। चीज़ों में कंट्रोल में नहीं आना, आपकी ज़ात ही है जो आप पे कंट्रोल में है, और आपके ताल्लुकात हैं। इसी वजह से मैं तो हमेशा इस चीज़ पे बहुत फ़ोकस करता हूँ कि जिधर डिसएग्रीमेंट्स हैं आपके अपने आस-पास लोगों के साथ, उधर रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट करें। डिसएग्रीमेंट्स के साथ जीना सीखें, समझें, एक-दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग के साथ जिएँ, लेकिन अपने रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट करें। वो ट्रस्ट डेवलप करें उनके लिए, और ट्रस्टवर्दीनेस डेवलप करें अपने अंदर, कि वो मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकें। दीज़ आर द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट्स हम कर सकते हैं अपने सर्कल ऑफ कंट्रोल को बढ़ाने में, उनके इन्फ्लुएंसेस बढ़ेंगे उसके नतीजे में। फरिया, आप अनम्यूट कर लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अ, सर मैंने बस ये कहना था कि जो सर्कल ऑफ कंसर्न जो है, उसके अंदर जो भी आता है, वो व्हाट रियली हेल्प्स है कि मैं बस दुआ कर लेती हूँ कि अल्लाह मियाँ ये, और वो इट्स लाइक कि अल्लाह मियाँ के कोर्ट में आप एक चीज़ डाल देते हैं, अ, बहुत अच्छा जिसके जी। बारे में आप कुछ कर नहीं सकते। और सेकंडली सर, फोकस के लिए मेडिटेशन हैज़ हेल्प्ड अ लॉट। इट डज़ जी, इट डज़। मेरा भी यही सो तजुर्बा है। उससे बहुत जी, अच्छी सर बात। उससे ज़्यादा नाउ आई कैन एक्चुअली, बिकॉज़ अब कोई 2 महीने हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह रेगुलरली मेडिटेट करते हुए। तो सर अब वो जो दिमाग जुगाली करने इधर-उधर जो चला जाता था ना, उसमें बहुत कमी आ गई है, और अ, फ़ोकस ज़्यादा बेहतर हो गया है। बिल्कुल। तो बस सर ये बात मैंने शेयर करनी माशाल्लाह जी, थी। एक्सीलेंट। थैंक यू ये सर। जो आपने पहली बात फरमाई है, ये आई थिंक दिस इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट, और इस पर जितना फ़ोकस करें वो अच्छा है जी इंशाल्लाह। और ये याद रखें हमेशा, वो जो अलेक्जेंडर के बारे में आता है ना, सिकंदर आज़म के बारे में शायद, कि उसने अपने अपने किसी उससे वज़ीर से कहा कि मुझे कोई ऐसी बात बताओ कि वो खुशी हो या गमी हो, उसके अंदर आसानी हो जाए मेरे लिए। तो उसने उसको लिख के दिया, दिस टू शैल पास। जी सर, ये तो बहुत बहुत ज़बरदस्त बात है ये। बहुत ही ज़बरदस्त बात है जी। ये इसको याद रखना कि दिस टू शैल पास। और इन 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 डायर डायर पेन मैंने ये देखा, जो वो जो मेरे लिए डायर थी, ऑब्वियसली मैं आई एम नॉट सेइंग कि वो दुनिया के लिए डायर थी। मेरे लिए डायर पेन थी उस वक़्त ये ख़्याल कि ये दर्द ख़त्म हो जाना है। ये जो ख़्याल था, इस दुनिया का हर दर्द ख़त्म हो जाना है। इसने बड़ा हौसला दिए रखा जी, ऑनेस्टली। नौशाबा, आप अनम्यूट कर लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अ, अस्सलाम। मेरा क्वेश्चन थोड़ा इसी इमोशंस और उससे रिलेटेड है, डायरेक्ट इन क्वेश्चन से तो नहीं है, कि आप कई दफ़ा अपने इमोशंस को कंट्रोल तो कर लेते हो, लेकिन वो अनसॉल्व कहीं आपके अंदर रह जाते हैं और वो आपको बाद में प्रॉब्लम्स देते हैं। तो और आपको पता भी नहीं होता कि आपने उसको अ, अपने कहीं अंदर रखा हुआ है। आप अपनी तरफ से उनको सॉल्व कर चुके होते हो, आप फ़ोकस कहीं और ले जा चुके होते हो। लेकिन कुछ अरसे बाद, कुछ सालों बाद आपको लगता है कि वो चीज़ है आपके अंदर, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? ये इसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन कीजिएगा, मैं नहीं समझ सका, यानी आपको क्या क्या होता है? मिसाल के तौर पर क्या सर, होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सिचुएशन आई है लाइफ़ में, हाँ, हाँ। उस वक़्त आपने उसको बहुत अच्छा हैंडल कर लिया राइट। और आप उसमें से निकल भी गए हैं, उस सिचुएशन में से। लेकिन अगर 2-4 साल बाद जो वो सिचुएशन है, अ, वो आपको दोबारा से ट्रिगर कर जाए, मतलब वो सिचुएशन खत्म हो गई, आपने हैंडल भी अच्छा कर लिया, लेकिन आप फिर सिचुएशन में जाके फँस गए। जो आपने हैंडल भी कर ली सब कुछ, वो तो आपको दोबारा पेन देने लग पड़ती है वो सिचुएशन। नहीं, वो उसमें वो एक अलग प्रोसेस है जी। देखिए, मैं आपसे एक चीज़ अर्ज़ करता हूँ कि ज़िंदगी में आपको ट्रिगर्स वैसे ही होते हैं जिस तरह शैतान वसवसे डालता है। ये यानी मैंने असल में मिसाल ऐसी दी है कि जिसको खुद एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यानी ट्रिगर हो जाएँगे हम, अनकॉन्शियसली हो जाएँगे।
ठीक है? अब होता क्या है कि आपको अगर किसी कोई सिचुएशन 4 साल पहले आपने बड़ी अच्छी हैंडल कर ली थी और उसमें कोई सिचुएशन किसी चीज़ ने ट्रिगर कर दी है। तो नाउ व्हाट यू हैव स्टार्टेड डूइंग वो है जो गलती कर रही है। यानी आपने उस ट्रिगर को बजाय ये सोच के कि ये मेरे सर्कल ऑफ कंसर्न की चीज़ है, इसको छोड़ दो। अपने फ़ोकस इधर लेके आओ। आपने उस थॉट को फ़ॉलो करना शुरू कर दिया। ये जब थॉट फ़ॉलो करना शुरू कर देते हैं, तो वो असल में अगेन इट रिवाइव्स। ये है जो असल में गलती है हमारी। मैं अपनी बात वाज़ेह कर सका हूँ जी? ये देखिए हुँ, मिसाल के तौर पर आपने कोई चीज़ खाई, आपने कोई चीज़ सुनी, कोई चीज़ देखी और आपको अपने बचपन का कोई वाक़या याद आ गया। वो बड़ा प्लेज़ेंट वाक़या है, आपने उस पर सोचना शुरू कर दिया और आपने यू एन्जॉयड दैट एंड यू नो हैड फन। आपको कोई वाक़या याद आ गया जो कि बड़ा अनप्लेज़ेंट वाक़या था और आप उसके ऊपर सोचने लग पड़े हैं। ये जो ट्रिगर हो जाना है, ये मेरे हाथ में नहीं है। आई कैन गेट ट्रिगर्ड। क्यों? इसलिए कि मेरे दिमाग में, मेरी अनकॉन्शियस में ये सारी मेमोरीज़ मौजूद हैं, इसलिए दे कैन बी ट्रिगर्ड। वो मेरी कॉन्शियस में आ जाती हैं। अब अगला स्टेप जो है वो मैंने खुद लेना है। वो ये कि अगर मैं ये देखता हूँ कि ये इसका कोई पॉज़िटिव इम्पैक्ट नहीं होगा तो उस थॉट की चेन्स को रोकना है मुझे। मुझे उनको रिप्लेस करना है। मुझे ये बताना है कि इस सोच से मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आई हैव टू कम हियर इन दिस प्रेज़ेंट, इन दिस मोमेंट मैं क्या कर सकता हूँ इसके बारे में? लेट्स से मैंने कोई मेरे मेरे अंदर कोई रिग्रेट है। मैंने पास्ट में कोई ऐसा काम कर दिया जिसकी वज़ह से मैं बड़ा रिग्रेटफुल हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ उसके बारे में? व्हाट कैन आई डू अबाउट इट? अब क्या कर सकता हूँ उसके बारे में? इसलिए कि मैं पास्ट में जाके तो नहीं बदल सकता। तो ये असल चीज़ इसमें ये नहीं हो रही कि वो आप यू हैव नॉट बीन एबल टू गेट ओवर इट, ठीक है? आपने अपने आप को पूरी तरह से रेगुलेट नहीं किया उस मामले में या आपने उसको पूरी तरह से अपनी अपनी अच्छी तरह से हैंडल नहीं किया। असल चीज़ ये हो रही है कि जब वो आप ट्रिगर हो गए, तो फिर आप उस थॉट की चेन को फ़ॉलो करने लग पड़े। इसको नहीं करना है। हुँ, हुँ। सर इसी से आगे क्वेश्चन है जिस तरह आजकल अगर आप किसी साइकोलॉजिस्ट या उनसे बात करें तो वो यही कहते हैं कि ये आपके वो इमोशंस हैं, जो आपने उस वक़्त सही तरह हैंडल नहीं किए होते तो वो फिर आ जाते हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उनको दोबारा से मतलब करें और देखें, तो उस सिलसिले में आप क्या कहेंगे फिर? ये आम तौर पर ये जो साइकोडायनामिक्स की ये जो फ्रॉइडियन स्कूल है ना, ये वो आम तौर पर ये कहते हैं और ये इसके अंदर बड़ी सच्चाई है। मतलब मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक दिस इज़ क्वाइट राइट। लेकिन मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो इस मामले में थोड़ा-सा डिफरेंट है। डायग्नोस्टिकली मुझे इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं। डायग्नोस्टिकली ये ठीक होगी बात। मुझे इस पे कोई इश्यू नहीं है। अगर वो कोई आदमी ये समझता है कि ये तुम्हारे बचपन की 3 साल की उम्र में ये हुआ था उसकी असल मसला ये है कि प्रॉब्लम सॉल्व आज होनी है। प्रॉब्लम सॉल्व पीछे हुँ, जाके नहीं की जा सकती। वो जो आज करनी है प्रॉब्लम सॉल्व तो उसमें मेरे कुछ एक्शंस, कुछ थॉट्स इन्वॉल्व्ड हैं। मैं उनको ठीक कर लूँ, वो प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। मैं उस प्रोसेस को उस देखिए 2 चीज़ें, एक है डायग्नोस्टिक, डायग्नोस्टिकली वो मैं उन मुझे उस पे कोई एतराज़ नहीं है। एक है उसका अब उसके बारे में करना क्या है? मैं उसके बारे में ये राय रखता हूँ कि जो कुछ करना है वो इस वक़्त अपने अपने प्रोसेसेस को, अपनी कंस्ट्रक्शंस को और अपने एक्शंस को, इनको ठीक करना है। अब ठीक करना है। यानी ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि आपको बचपन की एक मेमोरी ट्रिगर कर गई है। अब इसको आपने फ़ॉलो करना शुरू किया है। मिसाल के तौर पर मेरे से किसी ने पिछले दिनों कहा कि मुझे इस तरह से गुस्सा चढ़ जाता है। अच्छा गुस्सा या मैं मिसाल के तौर पे सुस्ती महसूस करता हूँ। ये काम करने में, नमाज़ पढ़ने में सुस्ती हो जाती है। मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये अपॉर्च्युनिटी है। अपने अपनी ज़ात पर ये कंट्रोल रखना यानी मैंने ये मुझे ख़्याल है अच्छा अभी ठहर के पढ़ता हूँ। इस ख़्याल को साइड पे रखूँ और नमाज़ पढ़ लेता हूँ। ये जो काम है ना, ये करना शुरू कर ये अभी करना है। अब मैं इस सोच में पड़ जाऊँ कि ये सुस्ती असल में इस वज़ह से हो रही है क्योंकि वो बचपन में ये हुआ था, मुझे ज़बरदस्ती की गई थी, मुझे कोई बहुत शौक नहीं था। होता रहे बचपन में जो कुछ हुआ था उसको तो मैं ठीक नहीं कर सकता। ये मेरा ख़्याल है वो अली वो सवाल भी जो आपको मैंने भेजा था वो इसी से रिलेटेड है ना कुछ? यानी कुछ बचपन में हुआ था वो आप जब मुझे बताएँगे जी, जी। इंशाअल्लाह मुझे ज़हन में नहीं है पूरी तरह से। मैं उसको भी चाहूँगा कि वो इससे रिलेटेड है क्वेश्चन अगर नौशाबा की बात ख़त्म हो गई तो फिर वो पहले ले लें बेशक। जी, खत्म हो गई सर यही बात। जी, मेरी बात थैंक यू। समझ आ गई जी आपको? जी दिस इज़ सर, एन मतलब इम्पोर्ट आपके आ गई ना? कहने का मकसद
अभी उसको जो भी करना है उसका सॉल्यूशन और अभी स्टेप राइट, ले लो उस अभी बात करना है एंड इट हैज़ टू मेक सेंस। इंसान रह मतलब आप मैं आपको बताऊँ बचपन में आपके साथ ये हुआ था, आपको याद भी नहीं है मतलब कुछ भी नहीं क्या करेंगे उसके बारे में जो बचपन के साथ हुआ? अभी ठीक कर लें जो करना है। मैं कुछ गलतियाँ कर रहा हूँ जिसकी वजह से ये हो रहा है, मैं उसको ठीक करता हूँ आज। ये ठीक कंट्रोल मुझे ठीक खुदा ने दिया हुआ है। इस कंट्रोल को कई दफ़ा मैं आज की प्रॉब्लम की वजह से इस कंट्रोल को लूज़ करता हूँ। ये जो सर्कल ऑफ कंसर्न्स में रहना है, ये मैं आपको बताऊँ वाक़ई लोग इतने डिसएम्पावर्ड हो जाते हैं, मैंने देखे हैं वो लोग। ये अंदाज़ा नहीं है आपको कि कितने डिसएम यानी जो एक-एक चीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं कि क्या ये ठीक है? क्या ये प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी? नहीं, ले लें चांस, कोई मसला नहीं है मतलब व्हाट हो भी जाएगी तो क्या होगा? इससे मुझे मोहित साहब याद आया स्टीवन कोवी का एक बड़ी अच्छी एग्ज़ाम्पल उसने दी एक जगह पे, जो भी आपने बहुत अच्छे से एलैबोरेट भी कर दिया कि हम अनएम्पावरिंग थॉट्स, अनएम्पावरिंग एक्सक्यूज़ेज़ जो क्रिएट करते हैं, वो ये करते हैं कि मैं ऐसा इसलिए हूँ कि मेरे ग्रैंड-पेरेंट्स ने मुझे ये किया था, यानी मेरे जीन्स में था ये। या फिर हम अपने पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं इसके लिए, कि जी मेरी तरबियत ऐसी हुई थी या उस वक़्त मेरे अंदर ये वीकनेस रह गई थी। तो इसका मतलब ये नहीं कि जेनेटिकली किसी के अंदर वीकनेस नहीं होती, ना इसका मतलब ये है कि पेरेंट्स गड़बड़ नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि इस पे फ़ोकस करना अनएम्पावर कर देता है हमें। हम उस प्रॉब्लम के बारे में जो कर भी सकते हैं, हम वो भी नहीं कर पाते। जो सवाल हमें आया हुआ है व्हाट्सएप पे, वो ये है, वो थोड़ा लंबा क्वेश्चन है तो मैं उसको अपने अल्फाज में आपको बता देता हूँ। वो ये है कि अगर कोई इंसान इस वक़्त ऐसी सिचुएशन में है, यंगर पर्सन, अभी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं, अ, और वो ये महसूस करते हैं कि उनके पेरेंट्स ने या तो बहुत ओवरबेयरिंग पेरेंट्स थे या बहुत ओवर केयरिंग पेरेंट्स थे, उन्होंने उनको बड़ा बबल में रखा हुआ था, या और पेरेंटल कुछ ऐसे एक्शंस थे जिसकी वजह से आज उनके अंदर कोई वीकनेसेस रह गई हैं। और अब वो इस सिचुएशन में है कि जहाँ पे उनको या तो सोशलाइज़ करने में प्रॉब्लम होती है या कोई बहुत डिफिकल्ट चैलेंज आ जाता है, तो उसके साथ कोप करना ट्रिकी हो जाता है उनके लिए बहुत ज़्यादा। तो अब उनको क्या करना चाहिए? व्हाट शुड ही डू नाउ? तो चलो पेरेंट्स ने तो करना था कर दिया, या जो भी होना था हो गया। आज इस सिचुएशन में आप हैं, तो अब वो क्या करें उसको कोप करने के लिए? एक-एक प्रॉब्लम को ले देखें, मैं एक तो एक चीज़ को वाज़ेह कर दूँ जी, कि व्हेन आई से दैट पेरेंट्स शुड नॉट डू दिस, पेरेंट्स शुड नॉट डू दैट, इसकी वजह ये नहीं है कि इसके नतीजे में बच्चे नेक निकल आएँगे। ये मैंने कई दफ़ा वाज़ेह करने की कोशिश की है, कि असल में आप जो मर्ज़ी कर लें, बच्चों ने जो निकलना है वो उनके फ़ैसले हैं। उनके फ़ैसले रूब-अमल हो जाने शुरू हो जाएँगे। यानी ये चीज़ इस चीज़ को आपने अपने ज़हन में रखना है, यानी हज़रत नूह की औलाद जो है वो लाज़िम नहीं कि हज़रत नूह ही की औलाद की अहल बन जाए। यानी वो ऐसे भी लोग होंगे उनमें कि जो गर्क हो जाएँगे। ठीक है जी, जिसको अल्लाह ताला के अज़ाब को फ़ेस करना पड़ जाएगा। उनसे बेहतर तो कोई तरबियत नहीं कर सकते है ना, यानी फ़िरौन की बीवी के बारे में अल्लाह ताला ने जो बातें की हैं, आप सोच सकते हैं यानी कुरान मजीद में आप वो जो ये तहरीम, तलाक इनमें से किसी सूरत में मेरा ख़्याल है शायद तहरीम में शायद प्रॉब्ली है ये बात, सूरह तहरीम में। यानी इफ आई एम नॉट मिस्टेकन कि जिसमें ये बताया कि उसकी उसकी कमेंडेशन की है अल्लाह ताला ने। तो ये माहौल के असरात जो हैं वो अल्टीमेटली ये नहीं कि वो आपकी कोई डेस्टिनी बन जाती हैं, इट इज़ नॉट दैट। मैं जब ये कहता हूँ कि पेरेंट्स को ये करना चाहिए और ऐसे नहीं करना चाहिए, तो वो असल में वो इन्फ्लुएंसेस हैं जो बच्चों के अंदर यानी बिल्कुल ऐसे ही है, जिस तरह आप अगर एक माहौल दे देंगे बच्चों को अच्छी ज़ुबान बोलने का, तो इम्कान ये है कि बच्चे अच्छी ज़ुबान आसानी से सीख लेंगे। यानी ये मतलब है। इसका मतलब ये नहीं कि वो गालियाँ देनी सीखेंगे नहीं। ठीक है? आपकी ज़िम्मेदारी क्या है? आपने अपनी ज़िम्मेदारी अदा करनी है। दिस इज़ व्हाट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये नहीं होता कि हम दूसरे की डेस्टिनी तय कर दें। मेरा पॉइंट ये होता है कि हम अपनी ज़िम्मेदारी अदा करें। हमसे ये पूछा जाएगा, हमारे से मुआख़ज़ा होगा, हम कैसे पेरेंट्स थे, ये हमें जवाब देना पड़ेगा। यानी ये इसका मतलब ये नहीं कि इसके नतीजे में बच्चों ने लाज़मन सुरख़रू हो जाना है। ये कोई मतलब नहीं है इसका। दे हैव टू फेस देयर ओन टेस्ट्स इन लाइफ। हमें ये हमारा टेस्ट है कि हमने मामला क्या करना है। मैंने अगर अपनी ज़िम्मेदारी अदा करनी है तो ये चंद चीज़ें जिनके बारे में मुझे रैशनली ठीक कर लेनी चाहिए अपनी अप्रोचेज़ को। ये मतलब होता है इसका। अब रह गई ये बात कि एक आदमी को एक बड़ा सप्रेसिव माहौल पेश आया है। ठीक है? आया है और वो अल्लाह का शुक्र है कि इस स्टेज पे अब वो रिकॉग्नाइज़ कर रहा है कि ये चीज़ें मेरे अंदर इस वज़ह से हैं। ये है डायग्नोसिस। ठीक है? जो अभी हमने बात की, जो नौशाबा से भी बात हो रही थी, उसमें मैंने ये कहा ना, आपने डायग्नोज़ कर लिया कि मेरे अंदर
ये प्रॉब्लम इस वजह से पैदा हो गई है शायद क्योंकि मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में सप्रेसिव थे, बट ऑप्रेसिव थे। ये सारी चीज़ें मैंने डिटरमिन कर ली हैं। अब मैंने करना क्या है? एक-एक एक्शन को लें और उसको ठीक करना शुरू कर दें। ये कर सकते हैं आप। यही तो आज़माइश है इंसान की। इंसान को जो चीज़ पेश आनी है इस दुनिया में, वो ये नहीं कि बेहतरीन हालात के अंदर वो अच्छा बनता है या नहीं बनता। इंसान को ये आज़माइश पेश आनी है कि मुख्तलिफ़ हालात के अंदर उसने क्या कोशिश की है। इसको छोड़ दें कि किधर पहुँचेंगे आप। आपने सिर्फ़ ये फ़ैसला करना शुरू कर देना है कि मैंने क्या करना है। ये मामला अगर मिसाल के तौर पर आपको सोशलाइज़ करने में मुश्किल होती है, आपको नए लोगों से बात करने में मुश्किल होती है, स्टार्ट टेकिंग इट मोर सीरियसली, इस पर डिलिबरेट करें कि क्या प्रॉब्लम होती है। स्टार्ट टेस्टिंग इट आउट। मैं जो ये अनफॉर्च्युनेटली बहुत डिले हो गया उसका आईटीसी का जो मेरा ख़्याल था कि वो लोग उस पे खुद मुझे दे दे विल कम बैक विद देयर वर्क, लेकिन वो हुआ नहीं। मुझे लगता है कि इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह ये अक्टूबर के एंड तक इंशाल्लाह उसको शुरू कर दूँगा मैं इस पार्ट 2 को। वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेप होता है जी उस पे। यानी आपको यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। आप देखें, कुछ असम्पशन्स हैं, वो असम्पशन्स अपने बचपन की तरबियत की वजह से हो सकती हैं, किसी भी वजह इससे नहीं फ़र्क पड़ता, किसी भी वजह से हैं। जो मसला है वो ये कि मैंने उन असम्पशन्स को आज ठीक करना है। वो ठीक कर लेंगे आप, इससे निकल जाएँगे। ये है जो सिंपल सी बात है। इसमें कभी भी यू विल एज़ लॉन्ग एज़ यू आर अलाइव, आप कभी भी अपने दायरे की हद तक, अपने अंदर चेंज बर्पा करने की हद तक मजबूर नहीं हैं। यू हैव द अथॉरिटी, यू हैव द अपॉर्च्युनिटी कि आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं। अल्लाह ने चाहा तो अच्छी चेंज लेकर आएँ इसके अंदर। ये फ़ैसला कर लें और इस चीज़ के अंदर अब रहना बंद कर दें। बिकॉज़ ये कंसर्न्स के अंदर जीना है। ये मेरे माँ-बाप ने ये किया था मेरे बचपन में, किया होगा बचपन में। अब मेरा कंट्रोल क्या है? मैंने उसको ठीक करना है, जो मेरे कंट्रोल के दायरे में है। दिस इज़ अ मैसेज ऑफ होप हॉनेस्टली। लेकिन इसके अंदर ज़िम्मेदारी इंडिविजुअल पे आ जाती है। इस वजह से लोग अवॉइड करते हैं। जब आप ये कहते हैं ना कि आई कांट डू इट, तो आपकी ज़िम्मेदारी खत्म हो जाती है। This is a very good statement in a way. जब if I can't do it, then I'm not responsible for doing it. No, no, you can do it and you will do it if you decide to do it. हमारे यहाँ मोई साहब एक कल्चर में ये एस्पेक्ट भी बड़ा क्लियरली देखने को मिलता है और बड़ा मुश्किल होता है उसको पॉइंट आउट करना कि एक सर्टेन एज के बाद तो लोग ओपनली ये कह देते हैं कि जी अब क्या तब्दील करनी मैंने आदत अपनी। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। नहीं, ठीक करना है, अपना अपना मामलात को ठीक करना है, जवाब देना है हमें, आगे जाना है हमें। वी आर गोइंग टू बी आंसरेबल फॉर व्हाट वी डिड। आज अगर एहसास हो गया तो शुक्र करें कि हो गया है। ये जो है ना, ये जो रवैया जिसको कुरान मजीद ने उसमें बयान किया है, वो मिसालों में सूरह बकरा की मिसाल में जो शुरू में ही आती है, कि अ वो जो कड़क के खौफ से कानों में उँगलियाँ ठूँस लेते हैं। यानी ये रवैया है वो। ठीक है, इग्नोर कर देने का रवैया। मतलब एक बड़ी वार्निंग दी जा रही है कि तुम्हें एक मौका मिला हुआ है, ठीक कर लो, ठीक कर लो, ठीक कर लो। नहीं, इग्नोर कर, मुँह फेर लो। ठीक क्या करना है, जिसने लगना है पीछे से आके खुद ही लग गया। ये हमारे यहाँ ऑनेस्टली लोगों का सड़क पास करने में भी रवैया है। ऑनेस्टली मैंने ये देखा है। यानी अगर कोई उधर से आ रहा है तो मुँह उस तरफ करके पास करना शुरू कर देंगे। अब जिसने मारना है मार ले, अब उसकी ज़िम्मेदारी होगी। ये वी कैन नॉट गिव दिस रिस्पांसिबिलिटी टू अदर्स। वी हैव टू बी केयरफुल। ये हमें अपनी ज़िंदगी को खुद ठीक करना है। इसकी ज़िम्मेदारी और किसी पे नहीं है। मोइज़ आप अनम्यूट कर लीजिए। Salaam, sir. जी, वालेकुम अस्सलाम। Sir, can we choose what to focus on? अगर अब एक सिचुएशन है उसमें फुली प्रेज़ेंट रहना है और फ़ोकस सामने वाले की बात पे रहना है और हमारा किस तरह रिस्पॉन्ड करना है। अगर फीलिंग्स अंदर कुछ नेगेटिव हो रहे हैं तो फ़ोकस नेचुरली तो दूसरी तरफ ही जाएगा ना सर, उधर तो हम चूज़ ही नहीं कर सकते ना फ़ोकस। देखें, ये बात की फीलिंग्स नेगेटिव हो गई हैं। ये भी असल में किसी वजह जी, से होनी शुरू हो गई हैं। आपका जो फ़ोकस है वो किसी एक बात पर टिक गया है। ये जो आपने बात की है, ये असल में ये इस तरह की बात है कि अभी अगर हम इसकी आदी नहीं हुए कि अपने फ़ोकस को कंट्रोल में रखना है और आज मैं किसी लेक्चर को अटेंड करता हूँ तो उसके नतीजे में ये हो जाता है, तो ये इट विल बी वेरी, वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन
एक आदमी एक लेक्चर पे गया, उसको ओपनिंग स्टेटमेंट में कोई बात ऐसी हो गई है जो उसको पसंद नहीं आई। तो उसके नतीजे में अब वो बात ही सुनने पे फ़ोकस नहीं कर सका। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए इफ यू हैव अ गुड प्रैक्टिस ऑफ फोकसिंग ऑन व्हाट यू वांट टू फोकस ऑन। यानी फ़ोकस अपनी चॉइस से अगर आप कर रहे हैं कि मैंने किस चीज़ पर तवज्जो देनी है और किस चीज़ पर नहीं देनी है, तो फिर ये वहाँ पे भी कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन अगर इसकी प्रैक्टिस नहीं की हुई है, तो ये इन द हीट ऑफ द मोमेंट तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ये कंट्रोल डेवलप करने के लिए थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सर नहीं, अगर अगर फ़ोर्सफुली भी फ़ोकस को चेंज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उधर नहीं जा रहा है, फ़ोकस उधर ही जा रहा है। इसका मतलब प्रैक्टिस नहीं है। यानी एक अभी जो प्रैक्टिस है उसको बिल्कुल आम ज़िंदगी के अंदर करना शुरू करें। ये जो इन द मोमेंट करने होते हैं ना, जब जब मिसाल के तौर पर अभी गुफ्तगू हो गई, आपकी किसी के साथ एक ऐसे इश्यू पर गुफ्तगू हो गई जिसमें उसने इख्तिलाफ़ कर दिया और आपकी जी, अनएक्सपेक्टेड थी ये बात। तो इस मौके पर वो जी, अब वो चीज़ डेवलप करना मुश्किल है अगर पहले डेवलप नहीं हुई। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको अगर मैंने अच्छे टाइम पे डेवलप नहीं किया हुआ तो ऐन वक़्त पे मुझे डेवलप करने में मुश्किल हो जाएगी, उसको कंट्रोल करने में मुश्किल हो जाएगी। तो उसको आम तौर पर डेवलप करना शुरू कर दें। आप ये जो सर्कल ऑफ कंसर्न, सर्कल ऑफ कंट्रोल का मैंने आज आपको बताया कि ये 5 स्टेप्स लेने शुरू कर दें। ये लेने शुरू कर दें अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में। अपनी सोच के बारे में थोड़ा-सा अवेयर हो जाएँ। इसको जो मैं बता रहा था इमोशनल लॉग मेंटेन करने की कोशिश करें। लेट्स से एट द टॉप ऑफ एवरी आवर एक छोटा-सा अलार्म सेट कर लें, टूट करके आए और आपने ये करना है कि इस वक़्त मेरी इमोशंस क्या हैं? अगर परेशानी है, तो देखें कि क्यों है? ठीक है। उसके बारे में ये सर्कल ऑफ कंसर्न बना लें। ये आप देखें क्या कर रहे हैं हम। यानी इस वक़्त कुछ नहीं हो रहा। मैं अपनी इन थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ इस वक़्त में, इस वक़्त में। जब मैं ये करने की प्रैक्टिस करता रहता हूँ, करता रहता हूँ, करता रहता हूँ, तो फिर क्या होता है, इन द मोमेंट भी करना शुरू कर देता हूँ। ये जो इन द मोमेंट करना है, कि मैंने अपनी थॉट्स को कंट्रोल दूसरे ने ये बात की है, नहीं मुझे ऑफेंड नहीं होना। कर ले जिस तरह बात करनी है, वो उसका अंदाज़ है बात करने का, मेरे साथ उसका क्या मसला है? यानी मेरी कोई इज़्ज़त उसके हाथ में है, कि मैं उसने किसी तरह से बात की तो मेरी बेइज़्ज़ती हो गई है। कमाल नहीं हो गया ये? यानी बात उसने इस तरह से की है, बात उस गाली उसने दी है, बेइज़्ज़ती मेरी हो गई है। ये कितनी अजीब-सी बात है। इस चीज़ के अंदर से निकलना है, ये कैसे निकलेंगे? वो प्रैक्टिस पहले करेंगे। अगर वो प्रैक्टिस नहीं की हुई तो फिर निकलना मुश्किल होगा। सर अगर अगर फिज़ियोलॉजी अगर ठीक नहीं है, अगर 24 आवर्स कुछ सिम्पटम्स हैं बॉडी में, एंग्ज़ायटी के सिम्पटम्स हैं, तो तब भी फ़ोकस नहीं, इंटरनली होता है ना सर? 2 अलग-अलग चीज़ें इसमें, एक अगर फिज़ियोलॉजिकल है मसला, तो फिर फिज़ियोलॉजिकल मसले का तो इलाज फिर किसी फ़िज़िशियन से ही करवाना चाहिए। और अगर मसला जो है वो एंग्ज़ायटी की वजह से फिज़ियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये दोनों इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू जज कि किधर से किधर, यानी असल ओरिजिन प्रॉब्लम की क्या है, इसको कई दफ़ा जज करना मुश्किल हो जाता है। मेरा ख़्याल है इस पर किसी एक्सपर्ट से ज़रूर राब्ता करना चाहिए, ताकि वो जो मसला है, मसलन थायरॉइड की प्रॉब्लम है, ठीक है? थायरॉइड की प्रॉब्लम के न नतीजे में ये मसले पैदा हो सकते हैं। तो उसको उसका इलाज पहले करवा लेना चाहिए। अच्छा, इंड्यूस इधर से भी हो जाती है। यानी आप अगर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो वो केमिकल जो रिलीज़ हो रहे होते हैं आपकी इमोशंस के, वो कई दफ़ा उन फिज़ियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को भी इंड्यूस कर देते हैं। तो ये दिस इज़ व्हाई इट बिकम्स लिटिल डिफिकल्ट ये कहना कि असल में ओरिजिन क्या है। लेकिन अगर फिज़ियोलॉजिकल हो गई ये बात, तो पहले उसको कंट्रोल में ले आएँ, ये फिर ज़रूरी होगा। ये मूवीज़ की बात से एक छोटा-सा वाकया मुझे याद आया, जो पर्सनली मेरे साथ हुआ था। अ एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग आ रही थी जहाँ पे जो हमारे डेलीगेट्स थे वो दूसरे मुल्क से फ्लाई करके आ रहे थे और हमारी अपनी मैनेजमेंट एक और मुल्क से फ्लाई करके आ रही थी। तो मैं और जो मेरे बॉस थे उन्होंने बड़ी तैयारी की उसके लिए और वी वर वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर द एंटायर मीटिंग एंड द प्रेजेंटेशन। जब वो मीटिंग शुरू हुई उसके लिए कॉन्फ्रेंस रूम भी बड़े अच्छे से साफ-सुथरा किया गया, तैयारी की गई। बिल्कुल मीटिंग के शुरू होते ही जो टी बॉय चाय लेकर आया कमरे में, उसने मेरे बॉस के ऊपर चाय गिरा दी। तो ही वाज़ वे ऑब्वियसली वी वर ऑल हम ड्रेस अप होके और तैयारी करके बिल्कुल मीटिंग के शुरू में और वो कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं था कि जो खामोशी से हो गया। एक पूरा वावेला मचा उसके ऊपर और बड़ा अच्छा खासा हब-हब हुआ।
उस मौके पे मेरे लिए जो एक रियलाइज़ेशन आई वो ये आई कि मैं ऑब्वियसली बड़ा प्रेशर फ़ील किया मैंने, कि अब अचानक से मीटिंग खराब हो गई है। जो टी बॉय था उसका आप तसव्वुर कर सकते हैं बेचारे की जान निकल गई। लेकिन मेरे लिए जो एक बहुत आई ओपनिंग बात थी वो ये थी कि मेरा माय बॉस और बाकी जितने सीनियर लोग थे, वो पूरे मामले में कितने रिलैक्स्ड रहे। उनका सिर्फ एक छोटा-सा इमीडिएट कंसर्न ही आया कि गरम चाय गिरी, आर यू ओके? तो उन्होंने कहा, हाँ, आई एम ओके। वो फॉर्च्यूनेटली वो सूट पहना हुआ था तो वो सूट के ऊपर ही गिर गई तो। और उसके बाद पूरी मीटिंग की क्वालिटी में और कन्वर्सेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा और इट वाज़ सच अ फनी थिंग कि माय बॉस वाज़ सिटिंग देयर विद चाय के बड़े-बड़े दाग पड़े हुए कपड़ों के ऊपर और बड़े क्रिटिकल टॉपिक्स के ऊपर कन्वर्सेशन हो रही है। मुझे याद है कि बाद में मैंने निकल के मीटिंग से बॉस से पूछा कि इतना कुछ हो गया, आपके ऊपर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा आपको? और उनका इतना इंस्टेंट जवाब था, वो था कि मैं क्या कर सकता था और? तो वो एक्चुअली उन्होंने अपनी बेबसी एक्सप्रेस कर दी। मुझे कहा क्या और क्या कर सकता था? मैं मेरे पास ये ऑप्शन था, मैं मीटिंग कंटिन्यू करूँ, प्रिटेंड करूँ कुछ हुआ ही नहीं है। और आई रियलाइज़ कि ये बेबसी असल में कितनी एम्पावरिंग थॉट है कि द मोमेंट ही रियलाइज्ड, फुली एक्सेप्टेड कि मेरे लिए अब कुछ नहीं हो सकता। मैं चाहे कपड़े नहीं चेंज कर सकता, कुछ नहीं हो सकता। ह्यूमिलिटी दिखाई, तो उसके बाद एवरीथिंग वेंट फाइन। और अपनी वीकनेस का भी एहसास हुआ मुझे बहुत। ये जो है कि मैं क्या कर सकता था, इसके अंदर वो भी एस्पेक्ट है कि बेबसी भी है और ये बात कि नहीं जो मैं कर सकता हूँ मैं ठीक करूँगा। बजाय इसके कि मैं इस पे फ्रेट करता रह जाऊँ कि ये मेरे साथ क्या हो गया? Why not just focus on what I should do and that I'll do it to the best of my abilities, inshallah. I think this is what ये जो कुछ हो रहा है मेरे साथ, ये जो कुछ मेरे साथ दुनिया कर रही है, चाहे वो टी बॉय के ज़रिए से कर रही हो दुनिया, लेकिन जो कुछ हो रहा है मेरे साथ, ये मेरे हाथ में नहीं है। ये है जो समझना है। यानी इस वक़्त मेरा बच्चा क्या करे वो जो आसिफ साहब का सवाल है ना विज़डम वाला, वो ये है। उसका ये जवाब है। यानी जो कुछ मेरे साथ हो रहा है, दैट इज़ समथिंग व्हिच आई कैन नॉट कंट्रोल। जो कुछ मैंने करना है, इसके जवाब में। वो विक्टर फ्रैंकल की बात सेज़ इट ऑल। दुनिया जो मर्ज़ी कर ले, वो मेरी मेरी टाँगें तोड़ दे, मेरे मेरे साथ जो मर्ज़ी कर ले। उधर था ना वो तो इसी तरह की बात लिखेगा, ठीक है ना? कि वो नाज़ी कैंप में कि ये मेरे साथ जो मर्ज़ी टॉर्चर कर दें, जो मर्ज़ी कर लें। रिस्पॉन्स मेरा ये मेरे से नहीं ले सकते। हाउ विल आई रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन? चीखें निकल जाएँगी, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं दे सकते। जी, राफ़िया आप कमेंट करना चाह रहे थे, आप अनम्यूट कर लीजिए। मोई साहब, एक आपने बहुत ज़बरदस्त बात की कि जब आपको पेन हुआ, तो आपने ये सोचा कि ये सारे पेन खत्म हो जाएँगे। मुझे एक चीज़ बताइए कि मुझे बहुत नेगेटिव थॉट्स जो आते हैं, नेगेटिव थॉट्स को कन कन्वर्ट इंटू इमोशंस। अब मुझे नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि दर्द बहुत हो रही है, अब ये नहीं खत्म होनी, तो ये फिर इमोशंस भी फिर नेगेटिव होने लग जाते हैं। तो इसका कोई तरीका है कि इसी तरह रोक के नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव बना दूँ कि इमोशन पॉजिटिव हो जाएँ कि नहीं, ये पेन विल फाइनली विल फिनिश। आपके एग्ज़ाम्पल से मुझे ये एकदम ख़्याल आया कि मैं आपसे पूछूँ कि कोई सजेशन हो कि वही सजेशन जी, ये वही ज़रा-सा। सजेशन। वही जो मैंने अभी आपसे ज़िक्र किया ना, वो जब अलेक्जेंडर द ग्रेट के वज़ीर ने उससे कहा था, "दिस टू शैल पास।" इट विल पास, ये तो मालूम है ना आपको। यानी आपकी इस पेन के साथ देखिए पिछले कितने अरसे से ये पेन थी। ये दिन-रात उसी तरह से चल रहे हैं, आसमान उसी तरह से बदल रहा है, मौसम उसी तरह चेंज हो रहे हैं। इट विल पास, दिस टू विल पास। इट हैज़ तो मैनी ऑफ दैट तो वो जो इंस्टेंसेस हैं, जो ज़िंदगी में उस वक़्त थे, वो आज नहीं है ना, चेंज हो तो रही है। जब ये नेगेटिव थॉट आए तो मैं इसको ब्लॉक करके नहीं, इमोशनली आप पॉजिटिव कर सिंपली लूँ? ये याद करना है, ये गुज़र जाएगा ये। ब्लॉक क्यों आई करना है? सी। इस चीज़ के अंदर यानी इस जो अपनी अपॉर्च्युनिटी बना लें कि ये जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अपने सहाबा के पास जाकर कुछ मौकों पर जब इस तरह की सिचुएशन में एक आदमी बहुत बीमार था और एक तकलीफ से गुजर रहा था और इसका इम्कान कम था कि वो इससे निकल सकेगा। तो आपने जब जाके ये कहा कि तुम अगर बेहतरीन तरीके से इसको रिस्पॉन्स देते रहोगे, ज़हूरन इंशाअल्लाह, ये तुम्हारे लिए
पाकीज़गी का बायस बन जाएगा। हमारे ऊपर जो हालात आ रहे हैं, जो हमारे लिए मुश्किलें आ रही हैं, हम अगर उन पे अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो वो ज़ाया नहीं होगा। इट विल नेवर गो अवे। लेकिन जैसे ही हम उसको वावेला करने लग पड़ते हैं, तकलीफ है, ये है, वो है, जब किसी से मिलें तो एक ही बात कर रहे हैं, तो इसके नतीजे में दिल पे फ़र्क पड़ता है। वो जो दिल पे फ़र्क पड़ता है वो ये होता है कि क्यों मेरे साथ ही ये क्यों हो रहा है? व्हाई एम आई बीइंग टारगेटेड? व्हाई इज़ गॉड टारगेटिंग मी? आई डोंट नो द वर्ल्ड। आई जस्ट नो माई सेल्फ। यू नो, मुझे नहीं पता ये जो मेरा मुलाजिम है हंसता खेलता हर वक्त चहकता रहता है, ये अंदर से कितनी तकलीफ में रहता है। मुझे नहीं मालूम, सीरियसली नहीं मालूम। मैं तो अपनी तकलीफ देख सकता हूँ ना, उसके बारे में सब्र पैदा करना शुरू कर दूं कि नहीं, मुझे मुझे अल्लाह ताला के अगर ये फैसले हैं तो मुझे इन पर राजी रहना है। बस मुश्किल। इग्नोर करके सब्र से चलती जाओ, चलती कोशिश करती जाओ। राइट, राइट। जी, ओके जी, बहुत-बहुत शुक्रिया मोहित साहब, थैंक यू। मोस्ट वेलकम जी। इसके लिए कुरान मजीद ने जो अगर एक वर्ड क्विक यूज़ किए कमेंट ना जी, जिधर जिधर मामला मेरे कंट्रोल से बाहर हो गया है। देखिए वही जो पिछले दिनों बात हो रही थी सब्र, जिधर मामला मेरे कंट्रोल में नहीं रहा, तकलीफ बहुत ज़्यादा है, उधर जो अल्फाज़ इस्तेमाल हुए वो सब्र जमील इस्तेमाल हो, बेहतरीन सब्र, द ब्यूटीफुल पेशेंस, यू नो, रिमार्केबल पेशेंस, कि जिसमें मैं अब कुछ नहीं कर सकता, क्या करूँ? अल्लाह के फैसले हैं एक तरह के, और मुझे अल्लाह के फैसले काबिल कबूल हैं। मैं पूरी तरह सरेंडर करता हूँ, ये तकलीफ परवरदिगार तू जब चाहेगा तभी दूर होगी, इससे निकाल दे तू मुझे। और अगर ये इस दुनिया के अंदर मैंने उस पे अच्छा रिस्पॉन्स दिया तो ये मेरे लिए आखिरत में एक-एक चीज़ को साफ़ करने का बायस बन जाएगी इंशाअल्लाह। एक क्विक कमेंट इसके ऊपर मोहित साहब अगर मैं करूं, आपने अभी जो वो 2 सर्कल्स ड्रॉ किए थे, अ, उसकी एप्लीकेशन की यहाँ पे मुझे एग्जांपल भी याद आ गई कि इवन जब पेन वाली सिचुएशन में होते हैं, इस चीज का यकीन रखने के लिए कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, जरूरी होता है कि फोकस हमारा पेन पे ना रहे। हम जिस चीज को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, एक्चुअली हम फोकस उसी पे कर रहे होते हैं। करेक्टिव एक्शन के ऊपर फोकस ज्यादा जरूरी है। कि आई रिमेम्बर के एक अजीज के नीज में, घुटनों में तकलीफ शुरू होगी ज्यादा, तो जो उनको डॉक्टर ने सोल्यूशन बताया वो ये बताया कि आपको अब अपने टांगों के मसल्स इंप्रूव स्ट्रॉन्ग करना है ताकि आपके जॉइंट्स के ऊपर बर्डन कम आए। तो वो जब भी जाके डॉक्टर से कंप्लेन करते थे कि जी बहुत तकलीफ है, वो कहते थे आप और मेहनत करें। वो कंटिन्यूअसली करेक्टिव एक्शन पे फोकस रखते कि आपका फोकस अब दर्द नहीं होना चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना, क्योंकि वो है जहां से आपका दर्द खत्म होगा। और आई थिंक विशियस साइकिल टूट के वर्चुअस साइकिल में इंसान पड़ता ही तब है कि जब, जैसे आप कह रहे थे, कि आपका सर्कल ऑफ वो बढ़ना शुरू हो जाता है। अच्छा जी, लास्ट हमारा आज का क्वेश्चन कमेंट, अवैस आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर कैसे हैं आप? अच्छा सर मैंने थोड़ा-सा शुरू का लेक्चर मिस हो गया था, शायद इस पे बात हुई हो। जो कहा ना कि अगर आपने कुछ डायग्नोसिस कर लिया कि मेरे साथ ये हुआ, जिसकी वजह से मेरे में ये वीकनेस है, पेरेंट्स ने, टीचर्स ने कुछ किया, तो उस पे ज़ाहिर आप इतना फ़ोकस नहीं करेंगे और फिर आप उसको फिक्स करेंगे। लेकिन एक और उसका एस्पेक्ट ये है कि आप उसको डायग्नोज़ कर लें, तो आप ये फैसला कर सकते हैं कि एट लीस्ट मैं इसको आगे लेके ना चलूँ। फ़र्ज़ राइट। करें अगर मेरे टीचर ने कुछ सख्ती की है या उसकी वज़ह से मुझ पे जो इम्पैक्ट हुए, मैं किसी भी सूरत अगर अल्लाह हिम्मत दे तो वो ना करूँ। तो आई थिंक ये भी ज़रूरी है, इसी बहुत, इसी का पार्ट है शायद। बहुत, बहुत। और एक चीज़ को याद रखिएगा हमेशा, मेरे हर एक्शन का जो असर होना है, प्रॉब्लम असल में इंसान के साथ मामला करने में ये होती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। मैंने अपने आप को ऑन द बेसिस ऑफ माय प्रिंसिपल्स ठीक करना है। अगर आप असरात देखेंगे, तो ये याद रखिएगा हमेशा कि असरात मेरे एक्शंस के असल में दूसरे की परसेप्शन की वजह से होती हैं, वो मेरी वजह से नहीं होते। यानी जो मैं एक्शन करता हूँ, जो भी मैं करता हूँ, मैं नरमी का रवैया इख्तियार करता हूँ, मैं सख्ती का करता हूँ। मेरे 4 बच्चे हैं, उन चारों पर असरात डिफरेंट होते हैं उनके। क्यों होते हैं? इसलिए नहीं होते क्योंकि मेरा रवैया डिफरेंट होता है, इसलिए होते हैं क्योंकि वो अपनी-अपनी नज़र से मेरे एक्शन को इंटरप्रेट कर रहे होते हैं। ये क्या वो इंटरप्रेट करेंगे, इसका कोई रूल नहीं बनाया जा सकता क्योंकि वो इंसान है। इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपने सिर्फ़ एक काम करना है
कि ये इस बेसिस पर मत डिसाइड करें कि मेरे ऊपर जो हुआ था उसके मेरे ऊपर असरात ये थे इसलिए आइंदा मुझे नहीं करना। आपने इस बेसिस पे डिसाइड करना है कि ठीक करने की चीज़ क्या है। यानी ये है जो असल में ज़िंदगी के में एक बड़ा इम्पोर्टेंट टेस्ट है, वो ये है कि कई आपके एक्शंस के अगर रिज़ल्ट ओरिएंटेड है ना आप, तो आप रिज़ल्ट्स को देखेंगे और आप ये फैसला कर लेंगे कि अच्छा फिर ये एक्शन ठीक है। बिहेवियरल अप्रोच में सारे का सारा फ़ोकस ही यही है कि देखें हम जिस वक़्त बच्चे को थोड़ा-सा रिवॉर्ड करते हैं, पनिश करते हैं, एक्शन ठीक हो जाता है। वो एक्शन ठीक हो जाएगा, लेकिन अंदर से प्रोसेसेस ठीक नहीं हो रहे। इसलिए क्योंकि प्रोसेसेस जो हैं वो असल में आपकी परसेप्शन से बन रहे होते हैं। वो आपकी कंस्ट्रक्शन से बन रहे होते हैं। उन कंस्ट्रक्शंस तक मुझे कैसे पहुँचना है? मैं अगले सेशन में जी आई विल नॉट गो एनी फर्दर। मेरी सिर्फ़ एक गुज़ारिश है, आखिर में अनाउंस हुई, मुझे पहले कर देनी चाहिए थी। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग चले गए होंगे। अब अ, आपने करना ये है, इसके कोशिश कीजिएगा कि मुझे 2-3 आप अगर हो सके तो अपनी ज़िंदगी के ये जो अगला हफ़्ता है इसमें मेक योर सर्कल ऑफ कंसर्न्स अबाउट एनीथिंग दैट यू आर वरीड अबाउट एंड देन क्रिएट योर सर्कल ऑफ कंट्रोल और उसमें बना के इसको अगर आप पसंद करें तो इसको आके नेक्स्ट टाइम शेयर करें। मैं अगली दफ़ा कोई नया टॉपिक नहीं लूँगा, हम बात शुरू ही यहाँ से करेंगे। आप सब लोगों में से जो-जो करके आएगा वो अगर अगर कोई नहीं करके आएगा तो फिर समझ लें कि फिर हम सेशन शुरू करके ख़त्म कर देंगे। ठीक है जी? कि आज कोई नहीं काम कर रहा। राइट? इसलिए इट विल बी बेस्ट कि अगर आप लोग ये करके आ जाएँ और इस एक तो ये कि इट इट विल बी अ गुड प्रैक्टिस, डेफिनिटली अ गुड प्रैक्टिस। इसको प्रैक्टिस करने से ही आएगी और इसको अपनी ज़िंदगी का एक कंटीन्यूअल हिस्सा बनाने की कोशिश करें। देन मैंने अपनी ज़िंदगी में फ़ोकस इस पे करना है, मैंने क्या करना है? मैं क्या कर सकता हूँ? कोई भी चीज़ है, माज़ी से रिलेटेड है, हाल से रिलेटेड है, मुस्तकबिल से रिलेटेड है। मैं क्या कर सकता हूँ? और मुझे ठीक काम करना है। देखिए ये जब आपने ये जब समझ लिया ना ये सर्कल है, अब हम इसको रिलेट करेंगे अगली सेशंस में जाके उस बात से कि कन्वर्सेशंस में हमें इसको क्या करना है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अगले हफ्ते मिलते हैं।